प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हाल ही में MOU हुआ और उसके बाद मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आई थीं, और अब एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका के जो हमलों के हवाले से रिपोर्ट्स हैं वो भी आपके सामने हैं, जिनकी वीडियोज़ भी जारी की गई हैं। और आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप के अहम बयान सामने आए हैं कि आबना हरमुज़ का जो उनके इंतज़ामात होंगे वो अमेरिका संभालेगा। ईरान के जहाज़ों के अलावा बाकी जो जहाज़ हैं उनको जाने दिया जाएगा। 20% के हवाले से उन्होंने एक बात भी की है जिसका ईरान ने जवाब भी दिया है। इस वक्त एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। आपके इल्म में है कि हम पहले भी आप ही के साथ इन इशूज़ पर गुफ्तगू करते रहे हैं, और जब MOU हुआ तो एक उम्मीद थी कि मामला अब हल की तरफ जा रहे हैं, और अभी भी उम्मीद है कि हल की तरफ जाएंगे। लेकिन ये दोबारा ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हमलों के हवाले से रिपोर्ट्स हैं या ये जो मामला अब पैदा हुए हैं, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? जी, बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब, आपने इनवाइट किया। मेरे ख्याल है ओवर द डेज जिस तरह की इंटरप्रिटेशन ईरान और अमेरिका खास तौर पर कर रहे हैं, तो मैं तो अब इसको कहूँगा कि ये मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि कोई भी शिक ऐसी नहीं है जिसको दोनों साइडें अपने अपने फ़ायदे और अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर रही। जंग के दौरान तो एक क्लियर कट अगर कोई विक्ट्री किसी की हुई होती तो इतनी लंबी मुज़ाकरात भी ना होते जो कई महीने चलते रहे, और इस तरह की इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश ना रहती, क्योंकि दोनों मुल्कों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ और लीवरेजेस हैं। अमेरिका के पास अभी भी है कि वो सुपर पावर है, अमेरिका के पास अभी भी है, सबसे बड़ी मिलिट्री उसके पास है। ईरान को पता है कि मैं न्यू फाउंड लीवरेज हासिल किया है, रीजनलाइज जंग को कर दिया, इजराइल को टफ टाइम दिया, और सबसे बढ़कर जिसकी आप भी बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल या मैनेज करने की पोजीशन में ईरान आज भी है। इस वजह से मैं पहले एनालाइज करता हूँ, फिर मैं कमेंट ऑफर करता हूँ। मुझे लगता है कि ईरान ये चाहता है जी। कि इस लीवरेज को अपनी बातचीत में एक वैल्यू ऐड होगी जब फाइनल मुज़ाकरात होंगे, जितना सख्ती से वो इजारादारी शो करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, उतना ही इसको लीवरेज उसका ख्याल ये है कि मिलेगा। ये मेरा मानना ये है। दूसरा, ईरान चाहता है कि जी। इकोनॉमिक बेनिफिट तो हम सबने देख लिए। तकरीबन 50 जहाज़, बहरी जहाज़ अभी रिसेंटली जब ये एस्केलेशन नहीं हुई थी तो गुज़र रहे थे, जब ये चार्जेज़ नहीं ले रहा था ईरान। अगर हाइपोथेटिकली ईरान चार्जेज़ लेना शुरू कर दे, जो पहले वो 2 मिलियन पर शिप ले रहा था, तो 50 जहाज़ों का मतलब है 100 मिलियन रोज़ाना, और जिसका मतलब है तकरीबन 36 बिलियन सालाना। तो ईरान को एक इंसेंटिव नज़र आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान इसको सिर्फ़ बार्गेनिंग के तौर पे यूज़ कर रहा है। ईरान ये जानता है कि इसको मैं लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ओमान पर बड़ा प्रेशर है, GCC का बहुत प्रेशर है। दूसरा, एक ईरान ये चाह रहा है कि इसको बफर ज़ोन के तौर पे यूज़ करना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। दैट मीन्स अगर मेरी ईरान की मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छी होगी, सर्विलेंस होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन इस खित्ते में कौन जा रहा है, क्या लेकर जा रहा है, कब चलेगा, कब जाएगा, तो वो एक बफर ज़ोन मिल जाता है ईरान को अपने पास। ये तो मैंने ईरान के पर्सपेक्टिव से कहा। अमेरिका पर बहुत प्रेशर है, खास तौर पर सही। प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत प्रेशर है कि वो सुपर पावर आज भी है, और उसके 50,000 ट्रूप्स इस एरिया में अभी भी हैं। और तकरीबन अगर मिलिट्री गुरमानी साहब कंपेयर करें, मैंने हिसाब लगाया तो पता लगा कि 192 ममालिक जो दुनिया के इस वक्त हैं, 140 ममालिक की जो फौजें हैं, वो उनकी तादाद 50,000 से कम है। तो आप इमेजिन करें अमेरिका की इक्विवेलेंट और मोर देन 140 जो ग्लोबल इंडिविजुअली मुल्क हैं, उनसे ज़्यादा फोर्स यहाँ मौजूद है। उनको एम्बैरेसमेंट भी हो रही है कि मैं सुपर पावर हूँ, नेतन्याहू भी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो आई थिंक सही। ये टग ऑफ परसेप्शन चल रहा है कि कहीं मैं ये तो नहीं इंप्रेशन दे रहा, स्ट्रेट अच्छा। ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके ईरान और अमेरिका के दरमियान ये चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, लेकिन खालिद साहब, ये जो अभी अगर आप सूरत हाल देखें, और यकीनन आपकी इस पर गहरी नज़र भी है कि MOU की खिलाफ वर्जी किसने की, ये दोनों ममालिक दावा कर रहे हैं कि जी ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने की, अमेरिका कह रहा है कि जी ईरान ने इसकी खिलाफ वर्जी की है। तो आप देख रहे हैं कि इस MOU के तहत जो 60 रोज़ का टाइम था, इसके तहत आगे बढ़ा जाएगा, कोई मुज़ाकरात होंगे, या आप समझते हैं कि शायद इससे सूरत हाल फिर आगे ना बढ़ सके, दोबारा फिर इंटरवीन करना पड़े जो मुस्लिम ममालिक हैं या जो गल्फ़ कंट्रीज़ ओवरऑल जिन्होंने पहले भी इंटरवीन किया और इनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाए? देखिए, दोनों मुल्कों के पास मिलिट्री के ऑप्शन मेरा ख्याल है बहुत ही लिमिटेड है। ईरान के पास, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट 20,000 टारगेट्स हिट करवाए हैं या डिस्ट्रॉय करवाए हैं, वो हर तरह के हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लेकर मिलिट्री कंपाउंड्स हैं, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, वो चला गया। अब अमेरिका ने भी बहुत मिथ लूज़ की है। अमेरिका ने देख लिया 40 दिन में मैं उस करीब भी नहीं पहुँचा जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अमेरिका हासिल करना चाह रहा था। अगर वो करीब नहीं पहुँचा, तो मुझे लगता है जी। दोनों के पास ऑप्शन नहीं है।
लेकिन आने वाले वक्तों में जिस तरह आप कह रहे हैं या पूछ रहे हैं कि ये जो 60 दिन में से ऑलमोस्ट 3 हफ्ते गुजर गए और बाकी थोड़े रह गए, तो हो सकेगा? मेरा नहीं मानना हो सकेगा। और अगर ये बमबारी और ये एस्केलेशन टेम्पररी ना भी होती तो मेरा ख्याल था 60 दिन बहुत मुश्किल है। क्योंकि चले हिस्ट्री से बात कर लेते हैं। 2015 दिसंबर जी। में JCPOA साइन हुआ था। लेकिन उससे 25 महीने पहले नवंबर 2013 में इंटरिम एग्रीमेंट साइन हो गया था। दैट मीन्स दोनों मुल्कों को तकरीबन 25 महीने लगे थे, 2 साल से ज़्यादा का अरसा इंटरिम से फाइनल एग्रीमेंट तक पहुँचते हुए। और ये ज़हन में रखिएगा गुरमानी साहब कि उस वक़्त अमेरिका ने जंग नहीं छेड़ी थी। एक जंग से खौफज़दा जी। करके ईरान से डील ली जा रही थी और ली गई, जिसको 24 महीने तो मैंने कह रहा हूँ 25 महीने इंटरिम में लगे और 36 महीने लगे प्रेसिडेंट ट्रंप को आके सही। उसको बस उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया उसको। अब ईरान भी एप्रीहेंसिव है। हुँ। अगर उस मुआहदे को 25 महीने लगे थे, जब जंग नहीं हुई थी, ईरान को न्यू फाउंड लीवरेज नहीं पता थी, तो अब ईरान कैसे मानेगा ऐसी शराइत पर और इतने छोटे अरसे में? तो मेरा ख्याल है ये एक्सटेंड हुँ। होती रहेगी, हुँ। लेकिन इन बिटवीन वॉर एंड पीस ये चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन खालिद साहब, ये जो आपने भी जैसे अमेरिका के ऊपर या प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर प्रेशर की बात की, और पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि खुद नेटो ममालिक जो हैं उनकी सपोर्ट हासिल नहीं रही, अमेरिका के अंदर से ट्रंप को बड़ी मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। ईरान के हवाले से आप देखें तो तकरीबन पूरी दुनिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश की वजह से सफ़र भी किया है। तो आप समझते हैं कि दोनों ममालिक या ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कोई मज़ीद अफोर्ड किया जा सकता है इस तरह की सूरत हाल? ये 2 तरह की अफोर्डेबिलिटी है। एक तो इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी है, जो ख़ास तौर पर दुनिया के लिए तो बहुत मुश्किल हुआ। ज़ाहिर है सबने क्राइसिस 8 बिलियन जी। लोग शायद ही किसी जंग में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इफ़ेक्ट हुए हों। यूक्रेन और रूस की जंग देखें 5.5 साल से हुँ। तकरीबन चल रही है। दुनिया से कोई फ़िक्र नहीं है, वो अपने कारोबार में लगी हुई है, काम चल रहे हैं। लेकिन ये जंग ने आपने देखा 40 दिनों में क्या हाल किया दुनिया की इकोनॉमी का, तेल का, ट्रस्ट का। और एक और जो ईरान ने गेन सही। किया है, अपनी जगह है, जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में दिया। जो ईरान ने लूज़ किया है, वो है ट्रस्ट। वो बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट जो क्रिएट हुँ। हुआ है बिटवीन ईरान एंड GCC के मालिक में, ये वो टाइम था कि ईरान उस ट्रस्ट डेफिसिट को फिल इन करता, ताकि ये मुल्कों में रियलाइज़ेशन होती और अमेरिका को वो कहते कि अपने अड्डे यहाँ से ले जाएँ। अभी आप देखिए मार्को रूबियो ने कुछ दिन पहले GCC ममालिक का दौरा किया था। मेरा मानना उस वक़्त ये था कि वो ये कहने आए होंगे अरब ममालिक को कि हम अभी भी सुपर पावर हैं, ईरान की बातों में ना आएँ, हम अभी भी डोमिनेंट पावर हैं। तो उन मुल्कों का ज़हन बदला होगा। लेकिन जब आप दोबारा हमला कर देते हैं, इनके टैंकर्स पर या उनकी सरज़मीन पर, चाहे मिलिट्री एयर बेसेस अमेरिका के हों, तो इन मुल्कों में एक रीथिंकिंग आएगी कि हम तो अमेरिका के पास वापस जाने के अलावा चॉइस ही कोई नहीं है। और यही इज़राइल चाहता है। तो सही। आखिरी जुमला मैं क्लोज करूंगा इस पे कह के कि ईरान ने अब ये रियलाइज करना है कि ये जो शॉर्ट टर्म गेन वो ले रहा है, इसका वो शॉर्ट टर्म फायदा तो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में लूज बहुत ज्यादा कर रहा है। चलें, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर साहब, ने वक्त निकाला सर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और जो आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के बयानात आए हैं, नो डाउट उसको बड़ी अहमियत भी दी जा रही है, जिसका ईरान ने जवाब भी दिया है। और पाकिस्तान की डे वन से ये कोशिश रही है कि जो MOU हुआ है उसी के तहत मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अब इस पर मज़ीद जो पेशरफ्त है वो भी देखनी होगी कि क्या सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।